हेलो प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पॉलिटी कॉर्नर पर। और हम आज से भारतीय राज्य व्यवस्था की वीडियो श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको गहनता से राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध हो सकेगी। अपन क्लास को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको 2-3 महत्वपूर्ण पुस्तकों को बताऊँ जिसके आधार पर आप राज्य व्यवस्था पर एक मजबूत पकड़ स्थापित कर सकते हैं। और ये जो पुस्तकें हैं जिसका मैंने स्वयं भी अध्ययन किया है, तो एक पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण जिसके बारे में सबको जानकारी है, एम लक्ष्मीकांत की राज्य व्यवस्था की आती है, सबसे बेहतरीन पुस्तक है, इसका आप अध्ययन करें। उसके बाद में एक पुस्तक है हिंदी ग्रंथ अकादमी। हिंदी ग्रंथ अकादमी बहुत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक पुस्तक है। उसके राइटर है रूपा मंगलानी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की। तो ये पुस्तक आप एक खरीद के ले आएँ। और तीसरी एक पुस्तक है वो है मौर्य एंड द्विवेदी बौद्धिक प्रकाशन की पुस्तक है, परीक्षा वाणी के नाम से आती है, भारतीय राज्य व्यवस्था, लेखक मौर्य और द्विवेदी, परीक्षा वाणी। तो ये 3 पुस्तकें आप लाएं और उनका आप गहनता से अध्ययन करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन 3 पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद में आप राज्य व्यवस्था पर आपकी मजबूत पकड़ स्थापित हो जाएगी। और उसके साथ साथ में आप विधि मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय संविधान की पुस्तक को भी ला सकते हैं। तो अपन शुरू करते हैं आज से भारतीय राज्य व्यवस्था। तो अब बात यह है कि कहाँ से शुरू किया जाए, राज्य व्यवस्था के टॉपिक को कहाँ से शुरू किया जाए। तो अपन इस लेक्चर को या इस व्याख्यान को अपन नाम से शुरू करते हैं। राज्य व्यवस्था है, एक है राज्य और दूसरी है व्यवस्था। राज्य राज्य, स्टेट, और व्यवस्था का मतलब सिस्टम। तो इन दोनों को अपन देखते हैं। राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, सबसे पहले अपन अर्थ समझ लेते हैं राज्य व्यवस्था है क्या। तो राज्य, स्टेट, और व्यवस्था है सिस्टम या रूल। अब यहाँ देखते हैं राज्य। तो सबसे पहली बात ये आ रही कि राज्य कहते किसे हैं। राजनीतिक भाषा में यदि राज्य को अपन कहें तो राज्य के लिए 4 तत्वों का होना बहुत आवश्यक है। एक निश्चित भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, और चौथा तत्व है संप्रभुता। यदि राज्य कहेंगे किसे तो राज्य के लिए 4 तत्वों का होना बहुत जरूरी है। एक तो भूभाग, दूसरा उस पर निवास करने वाली जनसंख्या, तीसरा राज्य के लिए जो आवश्यक तत्व है इस जनसंख्या पर शासन करने के लिए, जनसंख्या को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए सरकार, और चौथा जो तत्व है सरकार स्वतंत्र तरीके से काम करे उसके लिए सरकार के पास में होनी चाहिए संप्रभुता। तो राज्य किसे कहेंगे तो राज्य वो होता है जिसमें ये 4 तत्व है। राज्य के पास एक अपना निश्चित भूभाग होना चाहिए, उस पर निवास करने वाली जनसंख्या होनी चाहिए, और जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए, जनसंख्या को व्यवस्थित करने के लिए सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। और सरकार स्वतंत्र तरीके से काम करे, बिना किसी दबाव से काम करके, इसलिए सरकार के पास में संप्रभुता का होना बहुत आवश्यक है। तो ये इसे कहते हैं राज्य। अब बात ये आ रही है ये राज्य है वो चलेगा कैसे। तो राज्य व्यवस्थित रूप से चलने के लिए राज्य के लिए क्या होना जरूरी है, व्यवस्था का होना, सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। राज्य को व्यवस्थित तरीके से चलने के लिए किसका जरूरी है, व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। और ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था का संचालन है, ये इस व्यवस्था का संचालन है वो शासन के द्वारा होता है। राज्य को व्यवस्थित रूप से या सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। इस व्यवस्था को कहेंगे अपन शासन। ये जो शासन है, शासन भी 2 टाइप का होता है। एक शासन है वो व्यक्ति का शासन होता है और दूसरा होता है विधि का। ये जो शासन है ये 2 टाइप का है, एक व्यक्ति का शासन, और दूसरा है विधि का शासन, अब अपन यदि देखते हैं कि व्यक्ति का शासन ज़्यादा महत्वपूर्ण है या विधि का शासन। सामान्य वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की यदि अपन बात करें तो व्यक्ति के शासन की तुलना में विधि का शासन ही सबसे महत्वपूर्ण, और वर्तमान हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधि का शासन ही स्थापित है। विधि के अनुसार शासन संचालित होता है। ये जो व्यक्ति का शासन होता है
इस व्यक्ति के शासन में किसी भी प्रकार का कोई निश्चित नियम नहीं होते हैं। यानी अपन पहले वाली यदि व्यवस्था देखें, राजा महाराजों के राजशाही के समय या तानाशाही शासन व्यवस्था थी, तो तानाशाही शासन व्यवस्था है या फिर राजशाही शासन व्यवस्था है, वो थी व्यक्ति का शासन। उनके मुंह से जो आदेश निकलेगा वही कानून था। इसके लिए कोई निश्चित कानून नियम नहीं होते हैं, तो वो होता है व्यक्ति का शासन, और ये सही नहीं है। तो वर्तमान व्यवस्था में जो शासन है वो विधि का शासन है। अब विधि का शासन है तो किसी भी व्यवस्था के लिए पहले विधियों का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। विधि के अनुसार यदि आपको शासन व्यवस्था का संचालन करना है तो उसके लिए आपके पास में एक निश्चित विधि का होना बहुत आवश्यक है, और वो निश्चित या आधारभूत जो विधि है वो विधि कहलाती है संविधान। विधि के शासन के लिए आपको होना चाहिए विधि, और ये विधि के शासन के लिए अपने पास में होना चाहिए क्या, एक निश्चित विधि या आधारभूत कानून होने चाहिए, निश्चित विधि, जिसको अपन कहेंगे संविधान। धीरे धीरे करके अपन सीधा टॉपिक की तरफ बढ़े। अभी अपन क्लास ये राज्य शुरू है राज व्यवस्था से, ठीक है, और इसको अपन टॉपिक की तरफ ले जा रहे हैं। तो विधि के शासन के लिए विधि या कानूनों का होना बहुत जरूरी है, और वो कानून या आधारभूत जो नियम होंगे उनको अपन नाम देंगे संविधान। अब ये जो संविधान है ये होता क्या है, और ये संविधान भी लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। तो संविधान देख लेते कि संविधान होता क्या है। तो संविधान दो शब्दों से बना, सम धन विधान, ठीक है ना, यानी सबके लिए बराबर कानूनों का प्रावधान। तो ये एक ऐसा दस्तावेज है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी भी राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आधारभूत विधियों का उल्लेख होता है। तो संविधान मतलब एक ऐसा कानूनी दस्तावेज जिसमें किसी भी राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आधारभूत कानूनों का या आधारभूत विधियों का उल्लेख होता है, उसको कहते हैं संविधान। अब ये संविधान है, ये भी दो टाइप का होता है, संविधान भी दो टाइप का होता है। एक है लिखित संविधान, लिखित संविधान, और जो दूसरा संविधान होता है वो अलिखित संविधान। अब अपन बात कर लेते हैं ये लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है। तो लिखित संविधान वो होता है जिसमें वो एक संविधान सभा के द्वारा उसको एक निश्चित दस्तावेज के रूप में संग्रहित किया जाता है, एक लिखा हुआ रूप होता है। और ऐसा जो लिखित संविधान है वो विश्व का पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो लिखा हुआ होता है एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित होता है, ये होता है लिखित संविधान। और विश्व का पहला लिखित संविधान था वो यूएसए का था। भारत का जो संविधान है वो भी लिखित संविधान है। अब यदि इसके दूसरे टाइप की बात करें कि अलिखित संविधान क्या होता है, तो इस अलिखित संविधान का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये तो हुआ नहीं कि भाई कहीं कभी विधियों का कोई उल्लेख नहीं है। अलिखित संविधान का आपको अर्थ ये नहीं लगाना है कि ये कहीं इसका उल्लेख कहीं पर लिखा हुआ होता है, नहीं है। यानी अलिखित संविधान वो होता है जिसका मतलब कोई ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसको अपन ये कह सकते हैं कि ये संविधान है। जैसे भारत का संविधान है तो संविधान सभा के द्वारा निर्मित है और उसमें 395 अनुच्छेद है, तो उस दस्तावेज को अपन कह सकते हैं ये संविधान है। इसमें ये समस्या आती है कि इसमें ये किसी एक कोई ऐसा एक निश्चित दस्तावेज नहीं होता है जिसको अपन संविधान कह सकते हैं, बस इतना ही फर्क रहता है। बाकी ये जो अलिखित संविधान है वो परंपराओं, अभिसमयों, विधियों, कानूनों के ऊपर निर्भर रहता है। समय समय पर जो भी देश में कानून बनते हैं वो और उस देश की जो परंपराएं रही है उन परंपराओं के या रीति रिवाजों के आधार पर ये व्यवस्था संचालित रहती है। तो यानी अलिखित संविधान वो होता है जिसमें कोई एक ऐसा लिखित दस्तावेज नहीं होता है जिसको अपन कह सकते हैं कि ये संविधान है। बाकी इसमें भी विधियाँ होती है,
परंपराओं पर निर्भर होता है। समय समय पर संसद जो भी कानून बनाती है उसके आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो ये तो हो गया मेन बात। अब अपन बात कर रहे हैं भारत का संविधान। अपन टॉपिक पर आ रहे हैं। अब जिस टॉपिक पर अपन चर्चा करने जाएंगे वो है संविधान सभा और संविधान का निर्माण। तो इस टॉपिक आने के लिए अपन ये देखा कि राज्य व्यवस्था, दो सिस्टम, एक राज्य और दूसरा व्यवस्था। राज्य के लिए इन 4 तत्वों का होना बहुत जरूरी है। अब इस राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शासन होना जरूरी है, और ये शासन 2 टाइप का होता है, एक व्यक्तिगत शासन और दूसरा विधिगत शासन। व्यक्तिगत जो शासन है ये तानाशाही शासन व्यवस्था या राजशाही शासन व्यवस्था में इसका कोई निश्चित नियम नहीं होते हैं, इनका आदेशी कानून होता है। और विधिगत जो शासन होता है वो देश की विधि या कानून के अनुसार संचालित होता है, और वो विधि होती है वो संविधान। और संविधान एक ऐसा दस्तावेज जिसमें किसी राज्य को संचालित करने की आधारभूत कानूनों का उल्लेख होता है। ये संविधान 2 टाइप का होता है, एक लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। अब अपन बात करते हैं लिखित संविधान, जो भारत का संविधान है। तो अपन आज की क्लास अब शुरू कर रहे हैं भारत का संविधान या संविधान का निर्माण। इसको मैं हटा देता हूँ, संविधान सभा और संविधान का निर्माण। यहाँ से अपन राज्य व्यवस्था को शुरू करते हैं। संविधान सभा और संविधान निर्माण। संविधान अब इसको भारत के मद्देनजर देखते हैं। तो संविधान सभा और संविधान निर्माण। संविधान सभा पर जाने से पहले थोड़ी चर्चा अपन संविधान सभा की पृष्ठभूमि पर कर लेते हैं। यानी संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, तो कैबिनेट मिशन से पहले, ठीक है ना, संविधान सभा की पृष्ठभूमि को अपन समझते हैं। संविधान सभा की पृष्ठभूमि। संविधान सभा की पृष्ठभूमि। तो साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। और भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, तो उस स्थापना से पहले भारत में राजनीतिक चेतना का विकास बिल्कुल नहीं हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद में लोगों में राजनीतिक चेतना का धीरे धीरे विकास होने लगा। अब जब लोगों में राजनीतिक चेतना का धीरे धीरे विकास होने लगा तो लोगों को ये एहसास हुआ कि हमारी अपनी खुद की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारा अपना खुद का सिस्टम, हमारा अपना खुद का संविधान होना जरूरी है। तो लोगों ने ये मांग करनी शुरू कर दी अंग्रेज़ों से कि भाई हमारा संविधान खुद का होना चाहिए, हमारे नियम कानून खुद को होने चाहिए, हमारे पास में जो शासन व्यवस्था है वो हमारी की स्वयं की शासन व्यवस्था होनी चाहिए। तो भारतीय ने धीरे धीरे राजनीतिक चेतना जागृत हुई, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अंग्रेज़ों से अपने स्वशासन के बारे में धीरे धीरे मांग शुरू की। तो ऐसा ही पहला प्रयास 1895 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, ये जिसको साधारण भाषा में अपन कहते हैं स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक ये तिलक के निर्देशन में तैयार हुआ था। तो ऐसी पहली जो विचार था वो 1895 में तिलक के निर्देशन में तैयार हुआ बिल था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895, जिसको सामान्य भाषा में अपन कहते हैं स्वराज विधेयक। इसमें तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण की मांग की। कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, ये पहला प्रयास हुआ था संविधान सभा की मांग के संबंध में। अब संविधान सभा की मांग के संबंध में अपन और आगे बात करें तो 1922 महात्मा गांधी
1922 में महात्मा गांधी ने कहा है कि भारतीयों का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं निर्धारित करेंगे। भारतीयों के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करना किसी दूसरे के अधिकार में नहीं है। भारतीयों को अपना क्या राजनीतिक भविष्य बनाना है उसका निर्धारण भारतीय स्वयं। तो भारतीय राजनीतिक भविष्य स्वयं, राजनीतिक भविष्य स्वयं, भारतीय अपने राजनीतिक भविष्य का स्वयं निर्धारण करेंगे। और इसके अनुसार साथ गांधी जी ने यह भी कहा कि भारत का जो संविधान है भारतीयों की इच्छा अनुसार संविधान है, संविधान का जो निर्माण है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अब अपन यदि आगे बात करें 1922 के बाद में यदि क्रम तरीके से संवैधानिक पृष्ठभूमि की बात करें, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों से ये मांग की कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और उस सर्वदलीय बैठक में एक संविधान के निर्माण के बारे में बात की जाए। तो 1924 मोतीलाल नेहरू और अंग्रेजों से ये मांग की कि एक सर्वदलीय सम्मेलन, एक सर्वदलीय सम्मेलन, तो सर्वदलीय सम्मेलन की मांग की मोतीलाल नेहरू। ये जो सब मांग हो रहे हैं वो अनौपचारिक मांग है। सर्वदलीय बैठक की मांग हो या गांधी जी, ये सब अनौपचारिक यानी अपने स्वयं के विचार है, ये अनौपचारिक मांग है। ये जो हो रहा है ये सब अनौपचारिक मांग, अनौपचारिक मांग। पहली जो औपचारिक मांग थी 1934 M.N. रॉय, मानेंद्र नाथ रॉय। पहली औपचारिक मांग M.N. रॉय, पहली औपचारिक मांग संविधान सभा के संबंध में पहली जो औपचारिक मांग थी वो औपचारिक मांग M.N. रॉय ने, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पहले मांगे हो रही है वो अनौपचारिक मांगे है और ये जो M.N. रॉय, मानेंद्र नाथ रॉय पहली बार संविधान सभा के गठन किया, संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग मानी जाती है। इसके बाद में कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की। तो ये 1935 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यदि बात होगी। अब अपन यदि आगे बढ़े 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा का जो निर्माण है वो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा करेगी। यानी स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा का जो निर्माण है वो संविधान सभा करेगी और उस संविधान सभा का जो निर्माण है वो वयस्क मताधिकार के द्वारा किया हुआ होना चाहिए। इसमें किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये यानी संविधान सभा, नेहरू की घोषणा, संविधान सभा और इसका जो गठन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर, और बाहरी हस्तक्षेप नहीं, बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद में 1939 कांग्रेस कार्यकारी समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इसने इस कमेटी ने मांग को पुनः दोहराया कि भाई भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया हुआ होना चाहिए। तो 1939 के बाद में यदि अपन बात करें तो ये जो मांगे थी, इन मांगों पर अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों ने इन मांगों पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। अब क्या होता है कि 1939 से 1945,
1939 से लेकर 1945, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और उस द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज भी शामिल थे। अब एक तरफ भारत के द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग की जा रही है, दूसरी तरफ अंग्रेज है या इंग्लैंड है वो उस युद्ध में शामिल है। तो अब तक अंग्रेज भारतीयों की इस संविधान सभा की मांग पर विशेष तौर से कोई जोर नहीं दे रहे थे। अब अंग्रेजों ने पहली बार, अब यदि बात जाए कि प्रथम बार यानी पहली बार 8 अगस्त 1940 एक अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। अगस्त प्रस्ताव, इस अगस्त प्रस्ताव ने अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को अप्रत्यक्ष रूप से, संविधान सभा की मांग को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया। ये ध्यान रखना है कि अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया, तो अप्रत्यक्ष रूप से 1940 अगस्त प्रस्ताव में। और ये जो अगस्त प्रस्ताव था, इस अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के संबंध में दो महत्वपूर्ण बातें की गई। पहली बात तो ये थी कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। पहली बात ये है कि संविधान बनाने का अधिकार, भारतीयों को अपना संविधान बनाने का पूर्ण अधिकार है। और दूसरा था युद्धोपरांत औपनिवेशिक स्वराज। तो ये अगस्त प्रस्ताव, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी। एक तो कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का पूर्ण अधिकार है, और युद्धोपरांत ने युद्ध समाप्त होने के पश्चात भारत को औपनिवेशिक स्वराज दे दिया जाएगा। यानी पूर्ण स्वतंत्र नहीं, यानी आंतरिक रूप से आप पूर्ण स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन फिर भी आप ब्रिटेन के अधीन रहेंगे। ये जो अगस्त प्रस्ताव था, इस अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने अस्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग की मांग ये थी कि सांप्रदायिक आधार पर दो राष्ट्रों का निर्माण किया जाए, अलग से संविधान सभा का निर्माण किया जाए, दो संविधान सभा, पाकिस्तान के लिए अलग, भारतीयों के लिए अलग। तो इन वजह से ये मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर लिया अगस्त प्रस्ताव को, और कांग्रेस ने भी इसको स्वीकार नहीं किया। यानी कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया गया। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन बात है। इस क्रिप्स मिशन में भी ये जो अगस्त प्रस्ताव की बातों को दोहराया गया। क्रिप्स मिशन में ये कहा कि युद्धोपरांत एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। युद्धोपरांत इसमें यह था कि आपको संविधान बनाने का अधिकार है, लेकिन यहां युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। दूसरी बात यह थी कि एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा और उस संघ को औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा दिया जाएगा। यानी भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा और इस भारतीय संघ को किसका दर्जा होगा? औपनिवेशिक दर्जा। ठीक है, अब ये जो भारतीय संघ है, इस भारतीय संघ को औपनिवेशिक दर्जा दिया जाएगा, जो बात अगस्त प्रस्ताव में भी थी। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी बताया गया कि ये जो संविधान सभा है, ये संविधान सभा जब संविधान का निर्माण करेगी तो इस संविधान को प्रांतों को स्वीकार करने या न करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होगी। यानी प्रांत उस संविधान को स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यदि वो स्वीकार करते हैं तो ठीक है, यदि उनको स्वीकार नहीं करते हैं तो उसके लिए अलग से संविधान सभा की गठन की मांग की जा सकती है या उसका प्रस्ताव किया जा सकता है। तो यानी प्रांतों को स्वतंत्रता किसके बारे में? संविधान को स्वीकार करने या नहीं करने, संविधान को
स्वीकार या अस्वीकार, यानी प्रांत है वो संविधान को स्वीकार भी कर सकते हैं और संविधान को अस्वीकार भी कर सकते हैं। इसके बारे में उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई थी। अब यदि ये जब सब बातें हो चुकी थी तो इस क्रिस्प प्रस्ताव को भी भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। इस क्रिस्प प्रस्ताव की आलोचना करते हुए गांधी जी ने कहा था, महत्वपूर्ण कथन कई बार परीक्षा में आ चुके और इसके बारे में आपको सब वैसे जानकारी है। गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, यानी उत्तर दिनांकित चेक। ऐसा सवाल आ सकता है। और गांधी जी के ही कथन को नेहरू जी ने थोड़ा अपडेट करके नेहरू जी ने ये कहा कि दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। तो ये भी कथन आ सकता है कि भाई ये जो क्रिस्प मिशन था इसके बारे में नेहरू जी की क्या टिप्पणी थी या गांधी जी की क्या टिप्पणी थी। तो पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गांधी जी ने, और जिसको अपन हिंदी में बात करें तो उत्तर दिनांकित चेक। और यदि नेहरू जी की बात करें तो उन्होंने दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित चेक का है पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक, ये बात कही है। अब यदि पट्टाभी सीतारमैया ने इसके ऊपर एक टिप्पणी की थी, पट्टाभी सीतारमैया ने, उन्होंने कहा है कि ये अगस्त प्रस्ताव की पुनरावृत्ति है, अगस्त प्रस्ताव की पुनरावृत्ति। तो ये 2-4 कथन इसके बारे में आ सकते हैं। अब इसके बाद अपन यदि आगे बात करें, इसको आप देख सकते हो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। उसके बाद अपन देखते हैं कि इस 1942 के बाद में क्या घटनाक्रम हुए। इसको मैं हटाता हूँ। उन्नीस सौ 42 के बाद अपन देखते हैं बात 1945 करते हैं। अभी भी अपन संविधान सभा की पृष्ठभूमि के बारे में बात कर रहे हैं। अब 2 बातें आ रही हैं 1945 में। एक था वेवेल योजना, और 1945 में एक हो रहा है 1945 में शिमला समझौता। तो लॉर्ड वेवेल नए वायसराय बन गए। तो वेवेल योजना में ये था, पहली मुख्य बात ही वेवेल योजना में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए, संवैधानिक संकट जो था उसमें, उस संवैधानिक संकट को सही करने के लिए, उसको सुलटा करने के लिए, संवैधानिक या गतिरोध करने के लिए ये योजना प्रस्तुत की। इसमें पहली बात ये थी कि वायसराय की मतलब नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। एक नई कार्यकारिणी गठन की जाएगी। और ये जो नई कार्यकारिणी है इसमें वायसराय और सेना प्रमुख के अलावा जितने भी सदस्य होंगे वो सब भारतीय होंगे। ये इसमें थी कि सेना प्रमुख और वायसराय, इन सेना प्रमुख और वायसराय ये 2 अंग्रेज होंगे, बाकी सब जो सदस्य होंगे वो इस कार्यकारिणी में होंगे भारतीय सदस्य। पहली बात तो ये वेवेल योजना। दूसरी बात ये है कि इस वेवेल योजना में ये कहा गया कि इसके जो भी सदस्य होंगे वो सदस्य हिंदू और मुस्लिम बराबर, ये ध्यान रखना है। इसमें जो भी सदस्य है वो हिंदू और मुस्लिमों को बराबर संख्या में रखा जाएगा। ये भी बात इस वेवेल योजना में कहा गया। और इसके बाद ये बताया गया भाई आप शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन। तो इस योजना के बाद 1945 में शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। 1945 शिमला और सर्वदलीय सम्मेलन। तो ये योजनाएं भी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाई। अब उसके बाद क्या होता है 1945 इस मध्य सेकेंड वर्ल्ड वार था वो ख़त्म हो चुका है 1939 से 45 तक। और ब्रिटेन में राजनीतिक सत्ता का भी परिवर्तन होता है। चर्चिल से आ जाते हैं प्रधानमंत्री कौन? एटली। चर्चिल की जगह प्रधानमंत्री बन जाते हैं एटली, लेबर पार्टी के हैं। इसके बाद में ठीक है
तो विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में सत्ता परिवर्तन हुई। सत्ता परिवर्तन के बाद में जो नए प्रधानमंत्री बने, एटली बने। अब एटली ने भी प्रयास किया गतिरोध दूर करने के लिए, और एटली ने अपने कैबिनेट 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा, जिसको कहते हैं कैबिनेट मिशन। तो इस एटली ने भारत में एक पास भेजा। क्या भेजा? पास। ये ट्रिक्स है जिसके ऊपर अपन कैबिनेट मिशन और संविधान सभा के निर्माण के बारे में कल बात करेंगे। लेकिन ये अपन देखते हैं भाई 1945 ये संविधानिक पृष्ठभूमि अपन पढ़े थे 1895 से लेकर 1945 तक, तो ये सब असफल हो चुकी थी। उसके बाद में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, सत्ता परिवर्तन हुई है, और एटली ने अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भेजा, जिसको कहते हैं पास। क्या कहते हैं? पास। ये जो पास है वो भारत की आज़ादी का पास है, भारत की आज़ादी का पास है, जिसको अपन कहते हैं कैबिनेट मिशन। पास, पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर और एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। 3 व्यक्तियों के पहले नाम को ले लो, नाम हो गया पास। और ये जो पास है इसको कहते हैं कैबिनेट मिशन। पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर और एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को भारत आता है, अपनी योजना प्रस्तुत करते हैं, और इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का निर्माण होता है। तो कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का निर्माण गठन उसको अपन अगले सेशन में अपन क्लियर करेंगे। आज की क्लास यहीं तक।